आदमी ने बस हल्के से अपनी मुट्ठी घुमाई और सीधे टेस्ट के इंस्पेक्टर को हैरान कर दिया। सिर्फ एक मुक्के से उसने टेस्ट वाले पुतले को फोड़ दिया और अब तक का सबसे ऊंचा एसएसएस ग्रेड हासिल किया। ये देखते ही एच, देश के नंबर 1 गिल्ड ने उसे अपने में शामिल होने का न्योता दे दिया, लेकिन उसने मौके पर ही इनकार कर दिया। मुझे सिर्फ अपने भाई को ढूंढना है, क्या तुमने उसे देखा है? असल में वो आदमी दूसरी दुनिया में पूरे 100 साल लड़ चुका था। उस दुनिया में उसने काफी हलचल मचा दी और आखिरकार राक्षस राजा को चुनौती देने का अधिकार हासिल कर लिया। राक्षस राजा से काफी देर लड़ने के बाद उसे गंभीर चोटें भी लगी थीं और वो इतना पागलपन भरा काम इसलिए कर रहा था क्योंकि वो घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहता था। इस बात ने राक्षस राजा के चेहरे पर हैरानी ला दी। तू वो बच्चा है जो 100 साल पहले अचानक इस दुनिया में आया था। तूने मुझसे जान लड़ाने जैसा काम इस छोटे से कामना के लिए किया। मैंने कहा कि ये कामना कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन मैंने सही जगह पहचान ली थी क्योंकि मुझे घर भेज सकने वाला जादू का मोती राक्षस राजा के दिल में है। ये जानकारी मेरे दिल में खुशी लहरा गई। आखिरकार मुझे घर लौटने का रास्ता मिल गया। इस लानत वाली दूसरी दुनिया में लड़ते हुए पूरे 100 साल बीत चुके थे। तभी राक्षस राजा ने मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। इंसान, मेरा एहसान मानना, मैं अब तेरी बेकार जिंदगी का अंत करता हूँ। ठीक उसी समय मेरे शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। जब राक्षस राजा का हमला आया तो वो रोशनी हम दोनों के ऊपर छा गई। राक्षस राजा को बड़ा अजीब लगा। उसका हमला इस रोशनी को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है। ये उसने पहली बार अजीबोगरीब चीज महसूस की थी। इस रोशनी के सहारे मेरे शरीर के सारे घाव भरने लगे। हालांकि राक्षस राजा को लगा कि ये सिर्फ ठीक करने की क्षमता से ज्यादा कुछ है, ये तो दोबारा पैदा करने जैसा कमाल था। मैंने उठकर अपने मुंह के खून को पोंछा। तू खुद निकाल कर देगा या मैं तेरा दिल ले लूं? मैंने उसे जवाब देने के लिए सिर्फ 3 सेकंड का वक्त दिया। 3 सेकंड बीत गए और मैंने उसका दिल खींच लिया। मैंने मुड़कर उससे कहा, मुझे माफ करना, मुझे तेरे दिल की बहुत जरूरत थी। राक्षस राजा के मरने से पहले बस यही सोच रहा था कि आखिर ये इतना ताकतवर क्यों है। फिर जोर की आवाज के साथ उसका शरीर जमीन पर गिर गया और मुझे वो मोती मिल गया जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। मेरे शरीर के अंदर से एक आवाज आई, बस यही चीज है जिसके लिए तूने 100 साल लगा दिए। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा वो मोती निगल लिया। अगले ही पल मेरे पैरों के नीचे एक सुनहरा जादुई घेरा बन गया। मेरे दिल में बहुत उम्मीद थी। आखिरकार मैं अपनी उस दुनिया में लौट सकता हूँ जहाँ मेरे शागिर्द और मेरा भाई है। 100 साल बीत चुके थे, हो सकता है वो सब मर चुके हों, फिर भी मैं वहां लौटना चाहता था। और मेरी बातों वो दुनिया धरती के नाम से मशहूर थी। जब दोबारा आंख खुली तो मेरा शरीर एक जंगल में पड़ा था। मैं तुरंत उठा और चारों तरफ देखा और अपने शरीर के अंदर के उस परजीवी से बात करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि वो मेरे साथ ही आ गया था। ये वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था कि ये मेरे अंदर रहकर ही मेरे पीछे आएगा। चारों तरफ नजर दौड़ाकर मैंने सोचा कि ये धरती ही होगी, लेकिन मैंने यहाँ जादू की लहरें महसूस की जो किसी जादुई दरवाजे के अंदर जाने जैसा लग रहा था। क्या मैं किसी दरवाजे के अंदर हूँ? पर जल्दी ही मुझे अजीब बात पता चली कि मेरी जादुई शक्ति इतनी कमजोर क्यों है। ये स्थिति मेरे साथ पहली बार नहीं हुई थी। 100 साल पहले जब मैं धरती से दूसरी दुनिया में गया था तब भी मेरी शक्तियां काफी घट गई थीं। बिल्कुल अब जैसी ही स्थिति थी। अब मेरे पास अपने चरम का करीब 20% ही दम था। इस बात से मेरे शरीर का परजीवी बहुत परेशान हो गया। क्या मजाक है, सिर्फ 20% दम। मेरा पैर तोड़ने से पहले मेरी स्थिति सुधार। 100 साल पहले मैंने अपनी ताकत वापस हासिल करने में कई दशक लगा दिए थे। अब देखना था कि कितना समय लगता है। चलते चलते मैंने देखा कि सामने एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो बड़ी तेजी से बातें कर रही थी कि भागते भागते वो अपने साथियों से बिछड़ गई। और वो इसीलिए भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे एक जंगली सुअर जैसा राक्षस उसका पीछा कर रहा था। अगले ही पल वो औरत गिर गई, जिससे वो बहुत घबरा गई। उसे लगा कि आज उसकी मौत निश्चित है। जब वो लगभग टूटने को थी तभी मैं उसके सामने आ गया और राक्षस को उड़ा दिया। नमस्ते, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये जगह धरती है? औरत ने मेरा सवाल तो जवाब दिया, लेकिन उसे हैरानी हो रही थी कि कोई इतना अजीब सवाल क्यों पूछेगा। बातों से मुझे पता चला कि ये एच देश है और सन 2037 चल रहा है। मुझे याद था कि मैं 2027 में दूसरी दुनिया में खिंचा गया था। वहां का 100 साल धरती के 10 साल के बराबर था। मैंने उससे पूछा, अब देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? उसने कहा, उनका नाम चोई डेजी है। ये सुनकर मैं ठगा सा रह गया। तुम वो एक आंख वाले मांसल आदमी की बात तो नहीं कर रही? मैंने कभी नहीं सोचा था कि चोई डेजी जैसा बंदा भी राष्ट्रपति बन सकता है। क्या हमारे देश में इतनी कमी है लोगों की? औरत के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। ये क्या कर रहा है? क्या ये पुनर्जन्म वाला खेल खेल रहा है? उसने बताया कि टेस्टिंग टॉवर कुछ साल पहले अचानक आया था। हंटर बनने के लिए ये चरण पार करना पड़ता है। अगर सही तरीके से ये पूरा किया जाए तो न केवल क्षमताएं जागृत होती हैं बल्कि कौशल भी मिलते हैं और गिल्ड में शामिल भी हो सकते हैं। मैंने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो क्या इस टॉवर को पूरा करना पड़ेगा? आमतौर पर इसमें कितना समय लगता है? आमतौर पर 8 हफ्ते लगते हैं। होनहार लोग 6 हफ्ते में पूरा कर लेते हैं। सबसे तेज रिकॉर्ड तीसरी पीढ़ी के जीनियस हंटर यू जिहवान का है। उसने सिर्फ 3 हफ्ते लिए थे। ये सुनकर मैंने सोचा,
अपनी मौजूदा शक्तियों से मुझे 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जब मैं औरत से बातें कर रहा था तभी पीछे से एक सफेद बाघ धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था। ये बाघ टॉवर के अंदर का एक राक्षस था जिसे बाघ राक्षस कहा जाता था। किसी ने मुझे भागने को कहा लेकिन मैं अपने सवालों में ही खोया रहा। तभी वो बाघ झपटा, उसने अपना मुंह खोला और मुंह पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने उसे गिनती में ही नहीं लिया। बस हल्के से हाथ हिलाया और बाघ का पूरा शरीर दूर जा गिरा। मैंने उसके पंजे के नाखून भी काट दिए थे। ये देख वो औरत हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि रास्ते में मिला ये आदमी इतना ताकतवर होगा। मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं ये टॉवर सिर्फ 5 दिनों में पूरा कर लूंगा। मेरे दिमाग का शिकार करने वाला जानवर थोड़ा झुंझलाया। 100 साल बाद धरती वापस आया है तो तू बस इस फ्राइड चिकन बेचने वाली जगह पर ही आया है। हम दोनों की इंद्रियां साझा थीं। जब मैंने चिकन खाया तो उसे लगा कि उसने पिछली सदियां बेकार गंवा दी है। कुछ मिनटों बाद छोटा काला पूछने लगा कि मैं अब कहाँ जाऊंगा। मैं खुद भी नहीं जानता था, लेकिन जहां जाना चाहता था वो मेरा घर था। अगर मैं सही से याद करूं तो उस समय मेरा घर गरीबों की बस्ती के किनारे था। जल्दी ही मैं गांव के उस छोटे से घर तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वैसे ही एक जानी पहचानी सी महक आई। मुझे लगा मैं अपनी माँ की आवाज सुन रहा हूँ, शिव वापस आ गया। और मेरे पिता हंसते हुए बोले, आज थोड़ा देर हो गई है बेटा। माँ ने कहा, जल्दी हाथ धोकर खाना खा लो। लेकिन जो कुछ अभी मैंने देखा वो सब मेरी यादें थीं। अब जब मैं वापस आया हूँ तो यहाँ कोई नहीं है, सब जगह बिखराव है। लगता है काफी समय से कोई नहीं रहा। ये देख मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अपने माता पिता के चेहरे याद नहीं कर पा रहा हूँ। किसी ने कहा है कि भूल जाना ईश्वर का देन है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ अभिशाप है। राक्षसों की दुनिया में 100 सालों तक खून से सनी हुई उस अजनबी दुनिया में मुझे बिना रुके लड़ना पड़ा था। वहाँ इंसानी इंद्रियां सुस्त होने लगती थीं, शरीर का समय ठहर जाता था और अपना अस्तित्व खोते जाने का एहसास होता था। इसलिए मैं बुरी तरह यादों को थामे रहना चाहता था, अपने भाई की, अपने प्यारे शागिर्दों की। लेकिन आखिरकार सब कुछ बस एक पागलपन और लगाव में बदल गया। हालांकि इसी वजह से मैं 100 साल तक टिक पाया। छोटा काला को लगा कि ये जगह राक्षसों वाली दुनिया से भी ठंडी और सूनी है। ये सुनकर मैं हल्के से हंस पड़ा। इन 100 सालों में ये मेरे साथ रहा, यही बड़ी बात थी। मैं तो बस यहाँ एक नजर देखने आया था, अब चलता हूँ। अब अपने शागिर्दों से मिलना चाहिए। पता नहीं ये 10 साल कैसे रहे होंगे। और मेरा भाई, उसे तो बड़ा सुखी होना चाहिए। वो बहुत होशियार था और देखने में भी अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही बाहर निकला देखा कि मैं घिर चुका हूँ। ऊपर से एक लाल बालों वाला आदमी जोर से हंसा। मैं किमगांग गिल्ड का सी ग्रेड हंटर हूँ। पता है तुझे ढूंढने में हमने कितनी मेहनत की है। मैंने इन लोगों को कुछ नहीं समझा। क्या तुम सब मुझे तसल्ली देने आए हो? मेरा मूड इन दिनों बहुत खराब है। मुझे किमगांग हो या कोई और, सब बराबर हैं। बोलो क्या काम है तुम्हें? उनकी बातें बड़ी अक्खड़ थीं। वो चाहते थे कि मैं 4 पैरों पर चलूं, लेकिन मुझे लगा कि ये लाल बालों वाला किसी बंदर जैसा लगता है। अगर ये रेंगना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर लाल बालों वाला उठ खड़ा हुआ। लगता है मैं इन्हें बख्श नहीं सकता। बस पलक झपकाते ही वो अपनी चाल से मेरे पीछे आ खड़ा हुआ, जोर का मुक्का मारा और मेरा शरीर दीवार में जा लगा। लाल बालों वाला सोचने लगा कि मैं बेहोश हो गया हूं और मुझे ताने मारने लगा कि मैं तो एकदम कमजोर निकला। उसे नहीं पता था कि मैं बस उसका कौशल पढ़ रहा था, सी ग्रेड का बिजली की चाल जो 2 गुना तेजी देती है। ये कौशल मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन अगर छोटा काला खाना चाहे तो मैं खिला सकता हूँ। फिर मैं धीरे से उठा। आज की पहली डिश के रूप में मैं तेरा कौशल छोटे काले को खिलाऊंगा। अगले ही पल वो समझ नहीं पाया और मैं उसके पीछे जा पहुंचा। एक मुक्का गिराया और वो जमीन पर आ गिरा। ये मुक्का कितना ताकतवर था ये देखकर बाकी सब घबरा गए, लेकिन मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। बस अपना हाथ फैलाया, छोटे काले की ताकत दिखने लगी। मैंने उसे कहा कि जितना खाना है खा लें। छोटा काला घूमता हुआ एक चक्र बन गया और उसकी क्षमता को चूसने लगा। बस देर ही लगी थी कि सब कुछ खत्म। छोटे काले को धरती की क्षमता वालों का स्वाद तो ठीक लगा, लेकिन चिकन जैसा अच्छा नहीं था। मेरे इस काम से पीछे वाले लोग गुस्सा हो उठे। अब वो सब एक साथ मुझे मारने के लिए झपटे। मैंने मन में हंसते हुए सोचा, बस इतने से लोग मुझे नुकसान पहुंचा पाएंगे। आओ इन्हें वही कौशल छकाता हूँ जो अभी चुराया था। मेरी परछाई एक किरण की तरह फिरती रही। जो भी ऊपर से कूदता वो मारा गया। इनमें से एक ने गालियां देते हुए तलवार निकाली। उसकी रफ्तार तो तेज थी, लेकिन मेरे सामने कछुए के समान थी। एक लात मारी और वो बेहाल हो गया। जैसे ही मैंने उसे मारा, छोटे काला ने उसका नस पर वार वाला सी ग्रेड का कौशल खा लिया। फिर मैंने वही तलवार उठाई और बाकी हंटरों पर चलने लगा। जब मैं एक हंटर को मारने ही वाला था तभी मैंने सुना, भैया। हैरान होकर मैंने मुड़कर देखना चाहा कि ये कौन है। भाई के सामने आते ही मैं उसे पहचान गया। असल में 20 साल पहले अचानक धरती पर जादुई दरवाजे प्रकट हुए थे। दरिंदे लगातार उन दरवाजों से बाहर निकल रहे थे। तभी एक नई पीढ़ी के जागरूक लोगों की शक्तियां उभरने लगी। उसी अशांत दुनिया में मैंने बहुत जल्दी माता पिता को खो दिया था। पहली पीढ़ी के जागरूक होने के नाते मैं अपने छोटे भाई का पालन पोषण करने के लिए स्कूल छोड़कर हंटर बन गया। जब भी काम पर जाता उसे घर पर
चुपचाप इंतजार करने को कहता। उसे डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं हर बार लौट आता था। लेकिन ये बार 10 साल बीत चुके थे। 10 मिनट बाद मैं अपने भाई के घर पहुंच गया। उसे इतना अच्छा घर देखकर बहुत खुशी हुई। इससे पता चला कि उसे इन 10 सालों में कोई तकलीफ नहीं हुई। भाई को लग रहा था कि मेरे स्वभाव में काफी बदलाव आ गया है। 10 सालों से गायब इंसान अचानक टेस्टिंग टावर से बाहर निकले तो कोई बात तो है। मैं जिन 10 सालों में गायब था, भाई ने मकान खरीदते समय मेरे लिए भी एक कमरा बना रखा था। इन 10 सालों में भाई ने वाकई बहुत कष्ट उठाए थे। ये बात मैं समझ सकता था। ये सुनकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो हल्के से मुस्कुराया। तूने कष्ट उठाया है, तू ये सब बेकार की बातें क्यों कर रहा है? फिर उसने पूछा कि आखिर ये 10 साल तूने कहाँ बिताए? मैंने उसे बैठने को कहा। चल धीरे से सुनाता हूँ। और ये 10 नहीं बल्कि 100 सालों की कहानी है। 2 घंटे के बाद जब मैंने 100 सालों की कहानी सुना दी तो भाई को समझ आ गया। यानी 10 साल पहले जब मैंने चौथे पीढ़ी के राक्षस राजा को मारा था, उसके पास मौजूद जादुई चीज के कारण मैं दूसरे आयाम में चला गया। उस दूसरी दुनिया में मुझे छोटा काला मिला जो दूसरों के कौशल चुरा सकता था। इन 100 सालों में मैंने उसी ताकत से खुद को मजबूत बनाया और उस जादुई ड्रैगन को ढूंढता रहा। और वो शिकारी जानवर भी मेरे साथ धरती पर आ गया है, अभी मेरे शरीर में ही है। भाई ये सुनकर घबरा गया। कहीं ये किसी भूत जैसी चीज तो नहीं है जो तुझ में घुस गई है? मैंने उसे इतना बुरा ना सोचने को कहा। मुझे पता था कि ये बातें अजीब लगती हैं, लेकिन बस इतना मान ले कि मैं पागल नहीं हूँ। भाई को इससे कोई मतलब नहीं था। वो बस ये चाहता था कि मैं सुरक्षित वापस आ गया। अब भाई की बारी थी कि वो बताए पिछले 10 सालों में क्या हुआ। इन 10 सालों में चोई डेजी जैसा आदमी राष्ट्रपति कैसे बन गया? आखिर ये देश क्या हो गया? असल में मेरे गायब होते ही चोई डेजी ने खुलेआम चौथे राक्षस राजा को मारने का श्रेय अपने ऊपर ले लिया। वो अपने बनाए हुए देवता जैसे दर्जे और झूठे दबदबे से राष्ट्रपति बना है। जो चीजें उसने चुराई हैं उनका इस्तेमाल करके वो हमारे गिल्ड के खिलाफ नीतियां बना रहा है। भाई ने कहा, तू उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। अगर पता चला कि तू वापस आ गया है तो वो कुछ भी कर सकता है। चोई डेजी का गिल्ड असेंजी कहलाता है। फिलहाल एच देश का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 गिल्ड हैं। 7 ब्राइट स्टार्स। हमारे डिब्बो गिल्ड के अलावा बेक्शी, किमगांग, वूशियन, चिंगरियोन और सांगहोन गिल्ड हैं। जिन लोगों ने तुझ पर हमला किया वो किमगांग गिल्ड से थे। वो दूसरी पीढ़ी के हंटर यू जोहवान का गिल्ड है। फिर मैंने अपने शागिर्दों के बारे में पूछा। भाई ने बताया कि लॉन्ग अपने गांव लौट गया। जैंग रूहवा चोई डेजी के पास काम करने लगा। जैंग रूहवा का ये काम सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मिंजून कैसा है? वो तो मेरा सबसे प्यारा शागिर्द था। अगले ही पल मेरा चेहरा उतर गया। मुझे पता चला कि मिंजून मार दिया गया है। मैंने गुस्से को काबू करके पूछा कि मिंजून कैसे और किसके हाथों मरा? लेकिन लाश गायब थी, इसलिए अपराधी को पकड़ना असंभव था। किसी हंटर की हत्या या तो किसी हंटर ने की होगी या कोई अनजान जागरूक व्यक्ति। घटना के बाद HMCS ने छानबीन की लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरा दिमाग चकरा रहा था। फिर भी मैंने पूछा कि HMCS क्या है? ये है हंटर स्पेशल टास्क फोर्स, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो पहली पंक्ति में हंटर के अपराधों की जांच करती है। इसमें सभी जागरूक अपराधियों पर जांच करने और गिरफ्तार करने का अधिकार है। असल में ये हंटर पुलिस है। फिर मैंने पूछा कि इस HMCS में उसका कोई जानकार है क्या? भाई ने बताया कि उसका एक आदमी HMCS में है, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। अगर जांच करनी है तो हमारे गिल्ड की खुफिया शाखा से करें। उस जगह जाना तेरे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मुझे सिर्फ जानकारी ही नहीं और भी चीजें चाहिए। भाई ने कहा, तू पहले आराम कर। हंटर का काम लड़ना होता है। वहां तुझे ढेर सारे अपराधों के मामलों से पार पाना होगा। अभी वहां जाना तेरे लिए जल्दबाजी होगी। पहले धीरे धीरे लड़कर रफ्तार पकड़ ले। लेकिन वो भूल गया था कि मैं दूसरी दुनिया में 100 सालों से लड़ रहा हूँ। इन 100 सालों में ऐसा क्या काम बचा है जो मैंने ना किया हो? ये देखकर भाई डर गया। मैं तो अपने भाई का उपनाम ही भूल गया था। आखिर में उसने हाँ कर दी। सांगहोन गिल्ड की लिरुइजी वहां की प्रबंधक है। मैं उससे बात करता हूँ। भाई को लग रहा था कि मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। चेहरा भले ही वही है, लेकिन सोचने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। उसे नहीं पता था कि दूसरी दुनिया में मैंने क्या क्या देखा है। तभी मैंने उसे बुलाया। लगता है कि एक आदमी को जानता हूँ। ये है 1.5 पीढ़ी का हंटर ग्रुप लीडर हुआंग जोंगू। वक्त तेजी से बीत रहा था और HMCS के ब्रांच जियांगबुक ऑफिस में एक आदमी चिल्ला रहा था, तुम दूसरी पीढ़ी के लोग क्या कर रहे हो? उसका मूड बहुत गुस्से में था। ऊपर से अपनी टीम में एक नया आदमी लगाने का नोटिस आया था। उसे सबसे ज्यादा नफरत ऐसे लोगों से थी जो पहचान के दम पर आते हैं। वो 700 से ज्यादा बार एक कहानी सुना चुका था, पर सोचा फिर सुनाए। जब मैं नया था, एक काम के दौरान मुझे जानलेवा चोट लगी थी। हमारी टीम लगभग खत्म हो चुकी थी। तभी एक बेहतरीन इलाज करने वाला आया। अचानक उसके पीछे मेरी परछाई दिखी। मैंने ऑफिस के दरवाजे को एक ठोंका लगाया। दोनों लोग हैरान हो गए कि किसमें इतनी हिम्मत है। मैंने अपनी तरफ इशारा किया, तू मुझे पहचानता है ना? मैं तेरा जिंदा बचाने वाला हूँ। और तेरा नाम ब्योंगू था ना?
नाम क्यों बदल दिया? मुझे देखते ही वो सन्न रह गया। पागल कुत्ता, मिन्सियो हंटर। और मेरा उपनाम वास्तव में पागल कुत्ता ही था। मैं वही इलाज करने वाला हंटर हूँ जिसने उसकी जान बचाई थी। अभी अभी जब मैं छोटे 9 वाली टीम में शामिल हुआ तो उसने मेरा परिचय अपने सदस्यों से करवाया। अगर इन्हें कुछ जानना हो तो तुरंत बता देना। सारे सदस्य हैरान थे कि ये आदमी जो कभी किसी से नहीं डरता, आज उसे देखकर इतना क्यों डर रहा है। तभी छोटे 9 ने किम सेउंगा को बुलाया। मेरे साथ बैठक कक्ष में चलो, नए को जरूरी जानकारी देनी है। इतना परेशान देखकर किसी ने अंदाजा लगाया कि शायद मैं कोई बड़ा अधिकारी हूं जो नए बनकर आया है। ऑफिस में छोटा 9 एक वेटर की तरह इधर उधर भाग रहा था। मैं यहां आने की सबसे बड़ी वजह यह जानना था कि 20 सालों में कितने हंटर मारे गए। किम सेउंगा ने कहा कि 20 सालों का डेटा बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे 9 ने सीना चौड़ा करके कहा, तू परेशान मत हो, मैं कर दूंगा। अगर थोड़ा ज्यादा काम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने भी सोचा कि 20 साल ज्यादा है, इसलिए सिर्फ उन्हीं हत्याओं की सूची चाहिए जिनमें हंटर मारे गए और जिनके अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए। भाई ने कहा था कि जब तक जागरूकता में बराबरी ना हो तब तक किसी जागरूक को मारना मुश्किल है, और मिंजून जैसे बड़े हंटर को मारना बहुत ही खतरनाक और पेशेवर काम होगा। अगर मैं ढूंढूं तो जरूर कुछ मिलेगा। उससे कहा कि अगर कुछ मिले तो मेरे फोन पर भेज दे। तभी टीम को सपोर्ट का मैसेज आया। सुनने को मिला कि कोई गुंडा गिरोह अपनी जगह बढ़ा रहा है जिसमें जागरूक लोग शामिल हैं। टीम लीडर ने ताना मारा, ऐसे काम के लिए हमें बुलाया गया है। फिर 3 हेड डॉग का नाम सुनते ही छोटा 9 परेशान हो गया। लानत है, फिर यही लोग। 3 हेड डॉग आम गिरोहों जैसे नहीं थे। वो हथियारों की तस्करी करते थे, हत्याएं करते थे और हंटरों की खरीद बिक्री करने का शक भी था। हंटरों की खरीद बिक्री सुनते ही मैंने छोटे 9 से कहा कि मुझे भी ले चले। छोटे 9 को डर था, लेकिन फिर सोचा कि अगर मैं साथ हूं तो कोई खतरा नहीं है। मैं यहाँ एक नया इंटर्न हूँ, इन्हीं 3 हेड डॉग से शुरू करता हूँ। उधर एक रेस्तरां में 3 हेड डॉग के लोगों ने सबको हरा दिया था। उनका तीसरा नंबर हंस रहा था कि ये लोग कितने कमजोर हैं। तभी एक धमाके ने सबको डरा दिया। दूसरा नंबर हैरान था कि उन पर हमला किसने किया। मैं धीरे धीरे उनके सामने पहुंचा। मैं हंटर पुलिस हूं, अगर जान बचानी है तो हाथ ऊपर करो। तीसरे नंबर को लगा कि HMCS इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। दूसरा नंबर परवाह नहीं करता था कि कोई भी हो। उसने एक मुक्का मारा और मैं दीवार में जा लगा। तीसरा नंबर घबरा गया कि अगर ये मर गया तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन दूसरे को परवाह नहीं थी। जब वो भागने की सोच ही रहे थे, मैंने उन्हें रोक लिया। मैंने सुना था कि इन्होंने पहले भी कई हंटर मारे हैं, तो अब उसका हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। मैंने बस उनकी तरफ देखा। अगर इतना ही दम है तो फिर दिखा। वो सब हैरान थे। ये नया चेहरा सरकारी कर्मचारी जैसा नहीं लग रहा था। दूसरा नंबर हैरान था। उसने हड्डी टूटने की आवाज सुनी थी, फिर भी मैं उठ क्यों गया। उसने पूरी ताकत का कौशल अपने ऊपर ले लिया। अगले ही पल वो सोचने लगा, क्या मैं लड़ ही रहा था? सामने कोई और क्यों है? उसे अपने दादा दिखे। नहीं पता था कि वो उसे बुला रहे हैं या जाने को कह रहे हैं। बस दादा बोलते ही वो गिर पड़ा। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया, बाकी याद ही नहीं कर पाए। मैंने उसके बाल पकड़कर कहा, अब बस तू बचा है, बाकी सब खत्म। मैंने छोटे काला को उसका कौशल खाने को बुलाया। छोटे काला को अच्छा लगा, कहने लगा, ये तो अच्छा खाना है। दूसरा नंबर सोच ही नहीं पाया कि मैंने अकेले उन सबको कैसे खत्म कर दिया। अब वो मुझसे मिन्नतें करने लगा। हमने कोई हंटर नहीं मारा, बस थोड़े बहुत काम करते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है हंटर मारने की। ये सुनकर वो ठिठक गया। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने हाथ मलते हुए हंसकर कहा, बस ये देखना था कि आजकल के जागरूक अपराधी कितना दम रखते हैं। और सुनने में आ रहा है कि तुम लोग काफी मशहूर हो रहे हो, तो पहले से निकाल देना बेहतर नहीं है। जब मैंने उन्हें निपटाया तब जाकर छोटा 9 और उसकी टीम आई। ये देख, वो सन्न रह गया। कैसे इतनी देर में तूने इन सबको खत्म कर दिया? मैंने दूसरे नंबर के सिर पर पैर रख दिया। इसे ले जाओ और ठीक से पूछताछ करो। अगर ठीक से जवाब दे तो इसकी जान छोड़ देना, बाकी सबको मार दो। रखने से कोई फायदा नहीं। ये सुनकर छोटे 9 को शर्मिंदगी हुई। हम तो पकड़ने को प्राथमिकता देते हैं और हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड करने की डिवाइस है, लेकिन इसने तो मौके पर ही मार डाला और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने जमाने में इसे पागल कुत्ता कहते थे। उसकी बातों का मतलब था कि मैंने मूविंग कैमरा पहना ही नहीं था और मैं तो बस इंटर्न हूं, तो इतनी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं छोटे 9 को काम बता रहा था, तभी सोफे के नीचे छिपा एक आदमी कांपते हुए किसी को फोन लगा रहा था। फोन पार वाले ने जैसे ही सुना कि 3 हेड डॉग के लोग मर चुके हैं, उसका चेहरा काला पड़ गया। ये था गेक, एक एडवांस हंटर जो जोगवांग गिल्ड से था। जब 3 हेड डॉग के सुरॉग के मारे जाने की खबर मिली तो वो लोग एच देश लौट आए। गेट एच देश पहुंचते ही उसका चेहरा काला था। उसका भाई मर चुका था। अब उसे मुर्दा घर में संदिग्ध की लाश पहचानने जाना था। ये सुनकर गेट बुरी तरह मुस्कुराया। तुम मेरे भाई को संदिग्ध कह रहे हो? उसे ये भी पता चला कि उसके भाई को मारने वाला HMCS से जुड़ा था, पर यह जानकारी देने से भी मना कर दिया गया। इससे गेट और भी गुस्सा हो गया। उसने पूछा कि क्या तुम लोगों के बताए शेड्यूल के अलावा मैं अकेले बाहर जा सकता हूं? लेकिन यह भी मना कर दिया गया।
तुम्हें हमारे बनाए प्रोग्राम के हिसाब से ही चलना होगा। अब मुर्दा घर चलते हैं। उसे साफ समझ आ गया था कि ये लोग चाहते हैं कि वो शोक मनाकर जल्दी से लौट जाए। फिर उसने अपने पीछे खड़े आदमी से कहा, मेरे लिए उस आदमी को ढूंढो। उस आदमी ने पूछा नहीं कि किसे ढूंढना है, बस हाँ कर दी। वो था B+ ग्रेड का हंटर जो जोगवांग गिल्ड से था, जिसे रूमोर बैंक कहते थे। गेट के मन में जानलेवा गुस्सा था। तुम लोग बस रुको, मेरे भाई को मारने वाले कीटाणुओं को तो मैं कुचल डालूंगा। दूसरी तरफ मैं और मेरा भाई उस दिन के बारे में बात कर रहे थे जब मिंजून मारा गया था। उसके मरने के अगले दिन उसका पूरा घर उलट पुलट दिया गया था। हंटर की जादुई शक्ति उंगलियों के निशान जैसी होती है। उससे कोड, क्षमता और ग्रेड निकाला जा सकता है। जो हंटर जांच कर रहे थे उनका मानना था कि अपराधी हर उस चीज को हटाना चाहता था जिसमें मिंजून का स्पर्श था, इसलिए उसका सब कुछ ले गया। मिंजून पुरातत्वविद था और उसके घर में बहुत सारी फाइलें थीं। अगर उसकी शक्ति से जुड़ी हो सकती थीं, तो वो चीजें भी ले ली गईं। मैंने एक सवाल उठाया, क्या ये वाकई अपराधी ने किया था या किसी चोर ने चुराई थी? ये देखते हुए कि इतनी सारी कीमती चीजें गायब हैं और घर इतना अस्त व्यस्त कर दिया है, उल्टे अपराधी के खिलाफ सबूत देने का काम कर सकता है। अगर उसका मकसद निशान मिटाना था तो सब कुछ जला देना ज्यादा सुरक्षित होता। मैंने HMCS में काफी सारे मामले पढ़े हैं। ऐसी घटनाएं जितनी दिखती हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। तो मुझे कुछ चोरी के माल बेचने वाले ठिकाने देखने होंगे, शायद वहां कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन जब मैं वहां गया तो ये उतना आसान नहीं था। 1 हफ्ते तक चला तो कुछ नहीं मिला। छोटे काला ने मुझे दाहिने तरफ जाने का रास्ता बताया, लेकिन वो तो गली का अंत था। मैं गुस्से से आग बूला हो गया। ठीक उसी वक्त मैंने किसी की बातचीत सुनी। अपनी समझ से मैंने छिपकर देखने का फैसला किया। सामने 2 आदमी बात कर रहे थे। सुन रहे हो ना कि HMCS चोरी के माल बेचने वाले ठिकानों पर बड़ी सफाई कर रहा है। कल योंगदुंग जिले का पूरा इलाका खत्म हो गया। वो तो बड़े मालिक हैं, दुनिया के सभी हंटरों पर जांच करने का अधिकार है और मौके पर ही जागरूक अपराधियों को सजा सकते हैं। जो लोग असली अधिकारियों के खिलाफ जाएंगे उन्हें अपराधी मानकर जेल में डाल दिया जाएगा। वो लगातार बातें कर रहे थे और सारी बातें मैं सुन रहा था। मोटे आदमी के साथी ने उसे आगाह किया कि इन दिनों अपना गोदाम हटा लेना चाहिए। ठीक उसी वक्त मैं सामने आ गया। जल्दी बताओ तुम्हारे गोदाम कहाँ हैं? अब मैं छापा मारूंगा। मोटे का साथी डर गया। लगता है यही वो कमीना है जो चोरी के ठिकाने उजाड़ रहा है। मोटा तुरंत फोन करने लगा। मैंने कहा कि मुझे जल्दी से गोदाम बताओ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। जीना है तो जल्दी बोलो। थोड़ी ही देर में मोटे के सारे साथी भी इकट्ठा हो गए। उन्हें भी हैरानी थी कि इस गली में HMCS को कैसे पता चल गया। मोटा अभी भी अपनी खतरनाक स्थिति नहीं भांप रहा था, बल्कि धमकी दे रहा था, भले ही तुझे कंक्रीट में मिलाकर समुद्र में फेंक दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इसी बीच मैं चारों तरफ से घिर गया था, लेकिन मुझे उनका साथ में इकट्ठा होना अच्छा लगा ताकि एक बार में ही सबको पकड़ लूं। मैंने छोटे काला से कहा, काफी दिनों से कौशल इस्तेमाल नहीं किया, एक कौशल के बदले एक चिकन। उसने ये मामूली शर्त रखी और मैं तुरंत मान गया। अब मुझसे जो सुनहरी रोशनी निकल रही थी उससे वो लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। ये रोशनी एक ऐसी लहर थी जिसने उन सबको डरा दिया। मैं मोटे के साथी के पास गया। अब तू मुझे गोदाम दिखाएगा ना? वो डर से पागल हो गया था। तू कौन है मैदान में? मैंने तुझे कभी देखा नहीं। मैं हंसा। पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? बता दूं, मैं एक पागल हूँ, जिसे पागल कुत्ता कहते हैं। फिर मैंने तीनों को बांध दिया। इतने कमजोर थे कि मारने का मन भी नहीं हुआ। जल्दी ही मुझे उन गोदामों में से मिंजून का सामान मिल गया। उसके रिसर्च नोट्स थे और एक ताला लगा था। ये साधारण ताला नहीं था, उस पर सुरक्षात्मक जादू था। मैं उसे देख रहा था। क्या सिर्फ वही इसे खोल सकता है जिसने ये जादू लगाया है? छोटे काला को शंका थी, अगर नोट्स नहीं खुलेंगे तो पढ़ेगा कैसे? मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे जरूरत खुद किताब की नहीं बल्कि उसकी शक्ति की है। फिर मैंने छोटे नौ को फोन लगाकर कहा कि आकर ये सब संभाल ले और याद रखना गाड़ी लेकर आना। अब मुझे एक जगह जाना था, वो जगह जहां हर गंदी चीज और अजीबोगरीब कलाओं का अड्डा है। वो जगह जहां क्षमता से जुड़ी हर चीज का लेन देन हो सकता है। एक तरह का बीच का रास्ता, उसे टुमरो लैंड कहते हैं। उस कमरे में एक औरत मुस्कुरा रही थी, अपने हाथों से ताश के पत्ते बिखेर रही थी। ये थी डू सोर्सेरेस ओमायोंग, टुमरो लैंड के 10 नेताओं में से एक। लगता है आज कोई बहुत खास मेहमान आ रहा है। वो एज देश की सबसे मानी हुई माध्यम जादूगरनी है और साथ ही टुमरो लैंड नाम के संगठन की एक नेता भी। उसकी क्षमता के कारण एज देश के हंटर के ऊपर के तबके लोग उस पर 24 घंटे निगरानी रखते हैं। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो खिलखिलाकर मुस्कुरा दी। मैं उससे मिलने इसलिए आया था क्योंकि उसकी क्षमता चाहिए थी। मुझे अपने शागिर्द की चीजों से उसकी शक्ति निकालनी थी। यहाँ आते ही काफी सारे लोग मुझे घूर रहे थे, लेकिन मैं किसी से झंझट नहीं पालना चाहता था। ये जगह तो बीच का रास्ता है। वो ताश खेलने वाली औरत मुझे लेने दरवाजे पर आई। अंदर आओ, बात करते हैं। उसने कहा कि उसे हुए 10 साल हो गए और मेरे अंदर जरा भी बदलाव नहीं आया है। वो जानना चाहती थी कि पिछले 10 सालों में मैं कहाँ था, कैसे पूरी तरह कोई सुराग नहीं मिला। ये बहुत हैरान करने वाला था। मुझे उससे ये बातें करने का मन नहीं था, इसलिए मैंने अपनी नोटबुक आगे बढ़ा दी। इसकी शक्ति निकालने में मेरी मदद करो। तू हमेशा इतना सीधा रहता है, लेकिन मुझे ये तरीका पसंद है। उसने एक गिलास के सामने अपना हाथ रखा। याद है ना कि कैसे करना है? मैंने चाकू उठाया और अपना हाथ काटने को था। जब शक्ति किसी क्षमता या जादू में तब्दील हो जाती है तो उसे वापस शक्ति में बदलना लगभग असंभव है। ये वैसा ही है जैसे बने हुए करी पाउडर में से गाजर या आलू निकालना तो हो सकता है, लेकिन करी पाउडर को उसके मूल तत्वों में अलग नहीं कर सकते। लेकिन ये औरत, जिसे नो नेम कहते हैं, वो ऐसा कर सकती है। गैर
गैर कानूनी माध्यम, नियमों को तोड़ने वाली क्षमता, ऐसे कामों के लिए अक्सर नो नेम पर नजर रखी जाती है। उसने जल्दी ही अपना काम पूरा कर लिया। बहुत दिनों बाद इतना ताजा और अच्छा खून देखा, और शक्ति भी बहुत साफ है। उसने खुद को भी काट लिया था। मैंने उसका घाव छूकर भर दिया, फिर उठकर जाने लगा। मुझे काम है, अगला काम होगा तो फिर आऊंगा। उसके चेहरे पर लाली आ गई। कितना रहस्यमयी आदमी है, सच में बहकाने वाला है। छोटा काला इस बात से बहुत नाखुश था। वो कहने लगा कि इस जगह फिर नहीं आना चाहता, खासकर उस औरत से। वो बहुत भद्दी लगती है। मुझे समझ नहीं आया आज छोटा काला इतना बुरा क्यों बोल रहा है। वो ये सब बातें न करते हुए सीधे कहने लगा, अब कहाँ चलना है? मैंने कहा कि घर जाकर आराम करना है। लेकिन मेरी अगली मंजिल पुरातत्व संशोधन संस्थान थी। वहीं मिंजून मारा गया था। छोटा काला डर गया। दूसरे के घर में बिना अनुमति घुसना अपराध है। मैंने उसे चिंता न करने को कहा। ये जगह डिब्बो गिल्ड के अधीन है और शियुजून ने इसे काफी पहले खरीद लिया था, इसलिए ये अब तक काफी सुरक्षित है। मैंने अपना हाथ मेज पर रखा, फिर कई और जगह हाथ रखा। मैं उस दिन की यादों को जगाने की कोशिश कर रहा था। ये क्षमता बहुत दुर्लभ है, जिसे शक्ति का स्नेह कहते हैं। ये उस जगह की उन भावनाओं को उभारता है जहां शक्ति वाले व्यक्ति ने अनुभव किया था। माध्यम के तौर पर इस्तेमाल की गई शक्ति और उसकी मात्रा तस्वीर की साफ सफाई तय करती है। अगले ही पल शक्ति का एक ज्वार मेरे सामने आ गया और उस दिन का दृश्य मुझे दिखने लगा। लेकिन शक्ति बहुत कम थी। तस्वीर ठीक से दिख नहीं रही थी। मैं अपनी टीम को अच्छी तरह जानता था। मिंजून को हराना बिल्कुल आसान नहीं था। अपराधी अकेले ही इतनी तेजी से उसे मार सकता था, इसका मतलब उसकी ताकत बहुत बड़ी रही होगी। तभी मिंजून के होंठ कुछ बोलते हुए दिखे। मैं उसके पास गया, जो कुछ वो कह रहा था उसे सुनने के लिए। जैसे ही मिंजून की आखिरी बात सुनी, मेरा चेहरा क्रोध से भर गया। क्या ये वीआईपी के आदेश थे? उसी समय जिसने मिंजून को मारा था उसने भी कुछ कहा। ये वीआईपी से भी ऊंचे दर्जे के लोगों का आदेश है, यानी वीआईपी से भी ऊंचा। तो मिंजून सिर्फ रिसर्च सेंटर ही नहीं बल्कि किसी और संगठन से भी जुड़ा था। तभी छोटे काला को अजीब लगा। तू राक्षसों की दुनिया में हर 2 वक्त अपने शागिर्द का जिक्र करता था। 100 साल तक उन्हें कभी नहीं भूला, और जैसे ही धरती पर आया उन्हें ढूंढने भी लगा। लेकिन उसे दिखा कि मैं अपने शागिर्द की मौत के बाद भी बिल्कुल शांत हूँ। तेरा दिल कितना मजबूत है। भीतर जो तूफान उठ रहा है उससे मैं लगभग डगमगा रहा हूँ, लेकिन बाहर से कुछ पता नहीं चलता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आखिरकार 100 साल बीत गए हैं। मैं तो अब अक्सर खराब हो जाता हूँ। बस तभी हमारे पीछे दरवाजा खुला। अंदर आने वाले ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांध रखा था। तुम ही मिन्सियो हंटर हो? सारा दिन कहाँ भागते रहते हो? बहुत परेशानी हुई तुम्हें ढूंढने में। उसने कहा, कोई तुमसे मिलना चाहता है, बस चुपचाप मेरे साथ चलो। मैंने अपनी समझ से देखा, वो 6 लोगों को लाया था। बस इतनों को लेकर आए हो? इतनी अखड़ता? मेरी बात सुनकर वो डर गया। तू बहुत बड़ी बोलता है, पर आंख तेरी तेज है। मुझे ये बात करने में खुशी होगी। उसने 2 विकल्प दिए। पहला, हाथ पैर बंधवा कर चुपचाप चलो। दूसरा, मना कर दो और फिर हाथ पैर कटवाकर घसीटे जाओ। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया। हाथ पैर कटवाने से अच्छा तो, पर मेरी बात पूरी ना होने दी। इसने मुझे बीच में ही रोक दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करता जो मेरी बीच में टोकते हैं। अगले ही पल वो आदमी जो आगे बढ़ रहा था उसके हाथ पैर कट गए। मैं हंसा। मैं अपने से बेहतर दूसरों के हाथ पैर काटना पसंद करता हूँ। छोटे काला भी जोर से हंसा। बेवकूफों, इसने तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी थी। ये देखकर बाकी सब हैरान रह गए। ये आदमी इतना ताकतवर है कि एक ही वार में अपने आदमी को खत्म कर दिया। बात बढ़ती ही थी कि किसी ने आगे आकर कहा, तुम सब हाथ लगाने से पहले रुको। एक लाल बालों वाला आदमी गुस्से से बोला, ये आदमी अब से सिर्फ मेरा है, मैं ही इससे निपटूंगा। मुझे अपने भाई का बदला लेना है। मैंने मन में हंसते हुए सोचा, ये कहां से निकला? हालांकि ये आने का ढंग तो अच्छा था। रेडहेड ये पक्का करना चाहता था कि क्या मैं उसके भाई का कातिल हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तो उसके भाई को जानता ही नहीं। तब रेडहेड ने अपने भाई की पहचान बताई। उसका भाई 3 सिर वाले कुत्ते का खाने वाला था। छोटू ने मेरे दिमाग में कहा, आज तक हमने जितने भी लोग देखे हैं उनमें से असली ताकतवर बस यही एक है। इसका स्किल काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और फिर मैंने जो कहा, उसने रेडहेड को लगभग मार ही डाला। तुम कूड़ा साफ करते समय कूड़े का नाम जानने की कोशिश करते हो? इस बात पर रेडहेड अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसने अपनी सारी ताकत अपने पैरों में लगा दी। उसने अपना इरादा बदल दिया था। वो मुझे आसानी से नहीं मारेगा। पहले दिल निकालकर चाकू से उसे कुचलना होगा। आज जो भी हो, उसे मुझे नरक का मजा चखाना ही है। उसके हमले का मैंने आराम से सामना किया। मुझे काफी मजा आया। लगता है ये लेवल 1 का हंटर रहेगा। रेडहेड के दिमाग में सनसनी दौड़ गई। इसकी चोट कैसे पल भर में ठीक हो गई? क्या ये थेरेपिस्ट है? फिर वो सब भी आगे बढ़कर शामिल होने लगे। लेकिन तभी मैंने बिजली चमकने जैसा स्किल इस्तेमाल करके उसके सामने छलांग लगा दी। तुम लोग हमारे द्वंद्व में बाधा कैसे डाल सकते हो? तुम लोग बिल्कुल नालायक हो। अगले ही पल 2 बार की आवाज के साथ मैंने उनकी कमर पर एक मुक्का मारा। अब जो हो रहा है वो मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। ये मगरिंग से कहीं ज्यादा मजेदार है। इस समय गेट बहुत हैरान था। एक थेरेपिस्ट होते हुए भी ये स्पीड स्किल इस्तेमाल कर सकता है। ये आखिर है कौन? और उसने मेरे हमले का रास्ता भी भांप लिया और बहुत कम मूवमेंट में मेरे हमलों को चकमा दे दिया। ये बिल्कुल कम आंकने वाली बात नहीं है। तब मैंने उससे कहा,
तुम सब लोग शायद कुछ गलत समझ रहे हो। जो भी अपराधी हो, चाहे वो तुम्हारा भाई हो या तुम्हारा बच्चा, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। फिर मैंने तुरंत एक का गर्दन तोड़ दी। अगर वो मेरे हाथों मरा है तो इसका मतलब वो एक जागरूक अपराधी था। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? असली रोना तो उन शहरवासियों को चाहिए जिन्हें तुम्हारे भाई ने नुकसान पहुंचाया है। ये बातें सुनकर गेट का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तुम बकवास बंद करो। तुम्हारा मतलब है कि जो भी अपराधी है उसे मारा जा सकता है? तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं कि मेरा भाई कैसी जिंदगी जीता था। क्या तुम ऐसे ही सरकारी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो? तुम बहुत बदमाश हो। मेरा भाई छोटे भाई का पेट पालने के लिए मजबूरन अपराध के रास्ते पर चला गया था। वो बस अपनी पूरी ताकत से जीने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अपने शरीर का पूरा दबाव बढ़ा दिया। अब मेरा भाई मर चुका है। मैं ज्यादा छानबीन नहीं करना चाहता। मैं आज तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। उसका खतरनाक दबाव देखकर मुझे पता चल गया कि मेरा शरीर इससे बचने लायक नहीं है। इसलिए मैंने छोटू का वो स्किल इस्तेमाल करने की सोची। छोटू ने थकान जताई, लेकिन मैंने उसे कहा कि ये एक हमला झेल लेने के बाद तुम छुट्टी कर सकते हो। और इस हमले की ताकत कमाल की है। ये सब ताकतों को बेअसर कर सकता है। और भी खतरनाक बात यह कि इसका लेवल प्रश्नवाचक चिन्ह जैसा था। गेट ने कभी ऐसा बेअसर करने वाला जादू नहीं देखा था। उसके साथियों के चेहरे भी हैरान थे। ये तो वो स्किल है जो हाई लेवल हंटर के स्किल को तोड़ सकता है। भाड़ में जाए बदला, हमारे 4 लोग मर चुके हैं। क्या हम सब मिलकर इससे नहीं निपटेंगे? जब वो सोच रहे थे कि मैं अपनी जगह पर ही हूं, मैं उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया था। क्या तुम्हारे भाई जैसी परिस्थिति में हर कोई अपराध कर बैठेगा? अपनी दयनीय स्थिति मत दिखाओ। ये सब अब किसी के काम नहीं आता। अगले ही पल मैंने बिना सोचे उसे एक लात मारी। हालांकि इसकी ढाल बहुत मजबूत थी। मेरा एक वार खाकर भी ये नहीं गिरा। और वो सच में बहादुर था। अपनी बांह फूल जाने के बाद भी उसने अपने साथियों को हाथ नहीं लगाने दिया। उसे लगा मेरे जैसे हाई स्किल को लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो थेरेपिस्ट है तो सहन शक्ति में वो आगे रहेगा। बस ये मेरी ऊर्जा खर्च कर देगा। ये देखकर उसने एक और बड़ा हमला कर दिया, लेकिन मैं आसानी से बच गया। मैंने उसे अच्छी नीयत से समझाया कि ये हमला मत करना, क्योंकि इससे दुश्मन को कमजोरी दिख सकती है। चाहे वो कोई भी हमला करता, मैं उसे यही समझाता, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनता और पूरी ताकत से मुझ पर हमले करता रहा। आखिरकार एक बार उसका हमला मुझ पर लगा और मेरा शरीर उड़ गया। और इस वक्त वो खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने पीछे वाले भाई से कहा कि मुझे बांध लो। वो दूसरा आदमी जोर से हंसा। पहले तुमने मुझे हाथ न लगाने को कहा था, अब खुद बुला रहे हो। आखिर करना क्या चाहते हो? और इस आदमी की ताकत एक जंजीर थी। असल में गेट के पास कोई चारा नहीं था। ये बहुत मुश्किल था। वो मुझे चकनाचूर करना चाहता था ताकि मेरा शरीर ठीक ही ना हो सके। लेकिन मेरी बेअसर करने वाली ताकत ने उस जंजीर को भी बेअसर कर दिया। बधाई हो तुम दोनों भाइयों, तुम दोनों अपराधी बन गए। अब मेरे पास तुम्हें मारने का कारण है। और इस बार मैंने जो ताकत इस्तेमाल की उसका नाम था जीवन चोरी। ये नाम था एसएस लेवल का स्किल। इसके दायरे में आने वाले किसी भी इंसान की जीवन शक्ति चुरा सकता है। बस पलक झपकते ही गेट का शरीर सूखकर बुरी तरह बिखर गया। उसका खून भी मैंने पूरा चूस लिया। दूसरे आदमी की तो होश ही उड़ गए। ये कैसी ताकत है? ये तो कोई जादूगरनी जैसी हरकत है। क्या ये सच में थेरेपिस्ट का स्किल है? मैंने मन में मुस्कुराकर सोचा, ये तो मेरा सबसे पहला स्किल है। तुम इसे जादूगरनी कह रहे हो? मैं कोई साधारण थेरेपिस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ ऊर्जा से इलाज ही नहीं करता। अगर तुम मुझे सिर्फ थेरेपिस्ट समझ रहे हो तो बहुत गलत हो। मेरी ये ताकत तो जीवन शक्ति पर काबू रखने वाली है। मैं एक जीव विद्या धारक हूं। लेकिन आज तुम सबको मौका मिलेगा। ये ताकत एक एक करके सब पर छकूंगा। जैसे ही मैंने उस पर यह स्किल इस्तेमाल करना चाहा, वो माफी मांगने लगा। उसकी बकवास सुनकर मैंने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। जल्द ही सब खत्म हो गया। सारे लोग ढेर हो गए। फिर मैंने रिकॉर्डिंग डिवाइस चेक किया। ये तो चालू था ना। मैंने डिवाइस को अपने सामने करके कहा, छोटू ये रिकॉर्डिंग चालू है ना? इस बार भी उन्हीं लोगों ने शुरू की थी। मैंने तो बस बचाव किया था। इसी दौरान दफ्तर में सबके होश उड़ गए थे। हम तो साफ साफ सब कुछ देख रहे थे। और ये रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि लाइव था। दर्शकों की संख्या 6000 पहुंच चुकी थी। कुछ ही देर में अफसरों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। HIMCS ने जागरूक अपराधियों को कुचलने का लाइव प्रसारण कब से शुरू कर दिया? ये सब करीब 2 साल पहले शुरू हुआ था, जो HMCS इंटरनेशनल दफ्तर ने प्रतिभाएं आकर्षित करने के लिए शुरू किया था, जिसमें अपराधियों का सफाया करते हुए सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया जाता था। लेकिन असल में ये फेल हो गया था, क्योंकि HM में कोई अच्छी लड़ाई देखने को नहीं मिलती थी। पर इससे एक बात साफ है, ये लाइव करने वाला बहुत ताकतवर होगा। लेकिन इतना ताकतवर होते हुए भी वो HMCS में क्यों है? किसी ने कहा कि चर्चा भटक रही है। असल में इस लाइव में जो मारा गया है वो के स्पेशल इलाके के रेड लाइट गिल्ड का नेता था। और फुटेज देखने से ये साफ है कि HMCS की तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ। उनकी बातें ही चल रही थीं कि एक आदमी कमरे में आया, ये बहुत गंभीर था और पूछ रहा था कि मामला क्या है। और ये था चॉय डेजी, हमारे देश का मौजूदा राष्ट्रपति, जो खुद बहुत ताकतवर एस लेवल का हंटर है। अपडेट आ गया है, वो बड़ा आदमी वापस आ गया है। उसका नया एपिसोड। कुछ दिनों बाद साम्राज्य गिल्ड के कैंटीन में उस समय मैं अपने भाई की बातें ध्यान से सुन रहा था। वो लगातार मेरे उस लाइव वीडियो के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मुझे इससे
कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मैं इसके कैंटीन की तारीफ कर रहा था। क्या सच में बड़े गिल्ड की ऐसी ही ताकत होती है? जब से उस रेड लाइट गिल्ड के गेट वाले को मारने का वीडियो लाइव हुआ था, तब से इंटरनेट पर तहलका मच गया था। हालांकि सौभाग्य से कैमरा हिलने की वजह से मेरा चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन एक बार अगर चोई डेजी को पता चल गया कि मैं वापस आ गया हूं, तो वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि पिछली दफा डायमेंशन शिफ्ट के साइड इफेक्ट से तुम्हारी ऊर्जा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। पिछले 10 सालों में चोई डेजी मेरे निशान मिटाता रहा, इसलिए भाई ने कहा कि मैं अभी थोड़ा संभल कर रहूं। मैंने एक खाना बनाकर भाई के मुंह में ठूंस दिया। अगर तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, अभी थोड़ा संभल के रहूंगा। भाई ने नाराजगी से कहा, क्या तुम मुझे अभी भी 3 साल का बच्चा समझते हो? मैं अभी 30 साल का होने वाला हूँ, लेकिन मेरी नजर में वो अभी भी बच्चा ही है, क्योंकि मैं 100 साल से ज्यादा का हूँ। उसी वक्त वो लड़की जो मैंने पहले टावर में देखी थी, यहाँ भी आ गई। भाई ने मुझे बताया, सिमसू हंटर ने न्यूबी ट्रेनिंग टावर खत्म करने के बाद हमारे गिल्ड में ज्वाइन किया है और लेवल 1 का हंटर बन गया है। इसके पीछे वो व्हाइट गिल्ड का चू हाम मियोंग हंटर खड़ा था। ये सब मेरे भाई से बातें कर रहे थे। लगता है मेरे भाई की बहुत इज्जत है। साम्राज्य गिल्ड से जुड़े सुखताईजी ने भी मेरा हाल पूछा। उसने कहा कि वो पहले अक्सर चेयरमैन से तुम्हारे बारे में सुनता था, पता नहीं था कि आज तुमसे मिल पाएगा। उसे उम्मीद थी कि मैं HMCS में अच्छा करूंगा। तभी चू हाम मियोंग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने गेट को मारने वाला तुम्हारा वीडियो देखा था। वो तो मेरा पुराना प्रतिद्वंद्वी था। पता नहीं तुमने ही उसे मारा, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। वो जिस हंटर को नहीं हरा सका, उसका मरना इतना आसान नहीं था। उसे लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये सुनकर सुखताईजी डर से बदरंग हो गया। तू आज पागल हो गया है क्या? कुछ भी मत बोल। भाई का चेहरा भी काला पड़ गया था। तू आज पहली बार मिले इंसान से बहुत बदतमीजी कर रहा है, और वो भी हमारे साम्राज्य गिल्ड की जगह पर। तू बहुत ज्यादा शैतान हो गया है। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या मैं सिर्फ पूछ भी नहीं सकता? तुम्हारा साम्राज्य गिल्ड बहुत सख्त है। उसके चिल्लाने के दौरान बाकी दोनों लोग समझदारी से वहां से हट गए थे। आखिर में उसने अपना रौब दिखाते हुए कहा, मैं चू हाम मियोंग हूँ, व्हाइट स्टोन गिल्ड का असुर, ब्लैक नार्सिसस के सरदार छोटे ड्रैगन का सीधा शागिर्द हूँ। मैं तुम्हारे साधारण साम्राज्य गिल्ड से क्यों डरूंगा? हालांकि उसकी बातों ने मेरा ध्यान खींचा। ये लड़का सच में बहुत शैतान है, लेकिन मैंने भाई से वादा किया था कि झगड़ा नहीं करूंगा, इसलिए फिलहाल इसे छोड़ दूंगा। और इसके मुंह से निकला छोटा ड्रैगन कहीं वो तो नहीं? चू हाम मियोंग अभी और बहस करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। तू अपनी आवाज मत कर, ये दूसरों की जगह है। अगर पक्का करना है तो सीधे मुझसे ही पक्का कर ले। मैं देखता हूँ कि तेरे उस्ताद ने तुझे इंसान बनना नहीं सिखाया, इसलिए मैं उत्सुक हूँ कि क्या उसने तुझे लड़ना सिखाया भी है। ये सुनकर चू हाम मियोंग को बहुत गुस्सा आया। ये दूध मुंहा बच्चा मेरे उस्ताद की बेइज्जती करेगा। अगर ये दूसरे की जगह ना होता तो मैं आज इसके मुंह पर पैर रख देता। फिर उसने बगल में पड़ी मेज पर ऐसी ठोकर मारी जैसे गुस्सा उतार रहा हो, और फिर उसकी नजरों में बड़ी कालिमा आ गई। मैं तुझे समझाता हूँ कि रात को रास्ते में थोड़ा संभल कर चलना, वरना पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मर गया। सुखताईजी ने महसूस किया कि अगर वो अब यहाँ से नहीं गए तो मुसीबत बढ़ जाएगी, इसलिए उसने भरोसा दिलाया कि वो इस मामले को सुलझा लेगा, और चला गया। भाई ने कहा कि मैं चिंता न करूं, ये काम वो देख लेगा। वो हमारे ऑफिस को नुकसान पहुंचाने के बहाने से व्हाइट स्टोन से भारी भरकम जुर्माना वसूल करेगा। मैं जोर से हंसा। मुझे तो इसकी परवाह ही नहीं, आखिर शागिर्द का शागिर्द है, थोड़ा शैतान है तो क्या, मैं उससे मोल नहीं ले सकता। इसी समय दूसरी तरफ HMCS ब्रांच के चीफ ने मुस्कुराकर कहा, पहले की तरह लिखित प्रक्रिया अपनाई तो ठीक है, आप इतनी व्यस्तता के बावजूद यहाँ आए, ये हमारे लिए गौरव की बात है। सामने व्हाइट स्टोन गिल्ड के चेयरमैन चोई सेंगिल के चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। ऐसा नहीं है, इस बार न सिर्फ साथ काम करने का मामला है, बल्कि हमारा गिल्ड आपके संस्थान से माफी भी मांगना चाहता है। कुछ दिनों पहले हमारे गिल्ड के सदस्य ने HMCS के एक नए सदस्य से बदतमीजी की थी। मैं इसके लिए आपसे औपचारिक माफी मांगना चाहता हूँ। हालांकि वो साम्राज्य गिल्ड के साथ पहले ही समझौता कर चुका है, फिर भी मैं खुद उससे मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन उसकी बात ठुकरा दी गई। आप इतने बड़े गिल्ड के चेयरमैन हैं, इतनी छोटी बात के लिए आपको खुद माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने हाथापाई भी तो नहीं की, और मुझे यकीन है कि आप माफी मांगने आए हैं, न कि कोई खिलाड़ी चुराने। वो हमारे HMCS में एक बहुत ही शानदार प्रतिभाशाली इंसान है, इसलिए वो आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता है। फिलहाल वो एक जागरूक अपराधी को जेल भेजने के लिए बाहर गया हुआ है, इसलिए ऑफिस में नहीं है। चोई सेंगिल बहुत व्याकुल हो गया। उसकी छोटी सी चाल पकड़ी जा चुकी थी। ये तो बड़ा अफसोस है। वैसे जागरूक जेल से भी HMCS को मदद मांगना, ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि कम है, लेकिन कभी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। अब ये काम मुख्य रूप से बड़े गिल्ड करते हैं, और भविष्य में और बदलाव हो सकते हैं, तो ये सब सामान्य बात है। चोई सेंगिल धीरे से उठा। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। क्या चू हाम मियोंग जो झगड़ा करने वाला है, उसे मेरी जगह जाकर सीधे माफी मांगने दिया जाए? चीफ ने हल्के कंधे उचकाए। ये उन्हीं के बीच का मामला है, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। आखिर में चीफ ने बहुत शालीनता से कहा, आप जाइए चोई सेंगिल हंटर,
मैं आपको जरूर विदा करूंगा। चीफ के ऑफिस से बाहर आते ही चोई सेंगिल जोर से गाली देने लगा। तूने उसे बहुत छुपा कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद इतनी शानदार प्रतिभा को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। फिर उसने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि वो हंटर छू से कहे कि वो एक यात्रा के लिए तैयार रहे और बेहद नम्रता से जाए। सेक्रेटरी ने सिर हिला दिया, लेकिन पूछा कि यात्रा की जगह कौन सी है, और इस बार यात्रा की जगह थी हमारे देश की जेल। इसी समय दूसरी तरफ एक पुलिस अफसर बहुत परेशान था। हमने HMCS से मदद मांगी थी, अभी तक कोई नहीं आया। उसने रिपोर्ट देखी। हाल ही में एक बात ने उसका सिर खा लिया था। ये जो सेयोजॉक नाम का आदमी था, आते वक्त तो ठीक था, लेकिन अचानक पागल हो गया। ऊर्जा बांधने वाला उपकरण लगा होने के बावजूद उसने 5 लोगों को पीट दिया। कहते हैं ये कालाबाजारी इलाके में काफी मशहूर था। जासूसी एजेंसी को इसे पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसी समय सेयोजॉक की तरफ उसके पैरों के पास एक छोटा चूहा पड़ा था, और ये चूहा संदेश भेजने का एक जरिया था। संगठन की तरफ से सब ठीक हो चुका था। अब तुझे एक काम करना है। ये कहते ही सेयोजॉक ने अपने पैरों के नीचे के चूहे को कुचल कर मार डाला। उसका अब एक ही काम था, जेल में कुछ हंगामा खड़ा करना। 2.5 घंटे बाद मैं भी जेल पहुंच गया, और मेरे सामने था वो जागरूक जेल था। 1 घंटे बाद मेरा शागिर्द का लड़का भी यहाँ आ गया। उसने देखा कि मैं निकल चुका हूँ। वो झुंझलाकर अपने बाल खुजाने लगा। कैदी को भेजने में इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अगर बड़े भाई ने ना बुलाया होता तो मैं इसे खोजने नहीं आता। फिर उसने देखा कि पीछे एक गाड़ी जा रही थी, तो उसने पूछा, तुम्हारे मुंह से जो कैदी भेजने की बात निकली थी, क्या वो वही गाड़ी है? जब उसे पता चला कि वही गाड़ी है, तो वो तेजी से गाड़ी की तरफ भागा। अब तो जेल जाना ही पड़ेगा। वो एक तरफ बड़बड़ाता हुआ पीछा करने लगा। मुझे रात के काम का पैसा और ओवरटाइम का भत्ता जरूर चाहिए, तुम साले चेयरमैन। इसी समय मेरी गाड़ी हाईवे पर चल रही थी। गाड़ी में बैठा मैं आराम से कॉफी पी रहा था। पास ही बैठा आधा गंजा बुजुर्ग मुझसे बातें करने लगा। सरकारी रखवाले साहब, तुम तो काफी मजे कर रहे हो, अकेले ही पी रहे हो इतनी चैन से। मैंने बस हल्का सा हुंकार भरी। आधे गंजे ने ताना मारा, तुम जवान हो और बहुत बदतमीजी हो। तुम ही हो जो मुझे दूसरी जगह ले जा रहे हो। मैंने मना किया, नहीं तो तुम कौन हो? बड़े गिल्ड से भेजे गए हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम सुनने के बाद भी तुम अकेले आ गए। लगता है तुम्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है। ये कहते हुए मैंने बिल्कुल मासूम सा चेहरा बना लिया। क्या तुम सच में बहुत ताकतवर हो? आधा गंजा जोर से हंसा। तुम तो कमाल के इंसान हो। क्या तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ? और मेरे साथ उसी गाड़ी में बैठ गए। सच में पागल हो। अगली बार कम से कम पता कर लिया करो कि अपराधी को क्यों भेजा जा रहा है। मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, तुम तो इसलिए भेजे जा रहे हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। आधा गंजा बोला कि मैंने 5 लोगों को पीटा है। पता है तुझे, ये बेड़ियां पहनकर 5 लोगों को पीटने का क्या मतलब होता है? ये बोझिल बांधने वाला उपकरण लगा होने के बावजूद मैंने 5 जागरूक अपराधियों को कुचल डाला। अब समझ आया ना हालात? मैंने मन में सोचा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तू 500 को पीटे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं एक ही मुक्के से तुझे पटक दूंगा। कुछ ही देर में मेरी कॉफी खत्म होने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी घूंट पीने ही वाला था, तभी हमारी गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। पूरी गाड़ी पलटकर दूर जा गिरी। वो लगभग खोखली हो गई थी। गाड़ी से थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा और एक बच्चा खड़ा था। वो बड़बड़ा रहे थे। वो आदमी मर गया होगा। अगले ही पल जिसके बारे में बात कर रहे थे, उसने गाड़ी का दरवाजा पटक कर बाहर निकलते हुए कहा, तुम पागल बूढ़े, क्या तुम पागल हो गए हो? आधा गंजा गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम लोग सच में मुझे भी मार डालोगे? अगर मैं भी मर गया तो तुम लोग यहाँ आए क्यों? बूढ़ा जोर से हंसा। पिछली बार तो मजाक था, आखिर बेस्टिया का ग्रे वुल्फ थोड़े ही इतनी छोटी चीज से मरेगा। हालांकि अब तू इस जंजीर से बंधा हुआ कुत्ता लग रहा है। आधे गंजे ने कहा कि गाड़ी से उतरते समय उसने मेरी कनपटी पर लात मारी थी, उसकी मौत हो गई होगी। और उस समय मैं जमीन पर पड़ा हिल नहीं रहा था, एक लाश बनने का नाटक कर रहा था। फिर वो उस जवान के पास गया और बोला कि उसके हाथ की बेड़ी खोल दे। वो बेड़ी कुछ ही सेकंड में खुल गई। लगता है ये आदमी ताला खोलने में माहिर है। आधे गंजे ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सच में बहुत घुटन हो रही थी। लेकिन तभी एक आवाज ने उन्हें रोक दिया, सब लोग रुको। ये मेरा शागिर्द का लड़का था जो यहाँ पहुंच गया था। वो सोच रहा था कि आखिर इतने सुनसान रास्ते पर क्यों चल रहे थे, तो उसे पता चला कि ये सब षड्यंत्र था। भले ही उसने सोच लिया था, लेकिन वो इतने घटिया लोगों का शिकार हो गया। बिल्कुल नालायक है। बड़ा भाई चेन हिल बिल्कुल ठीक से आदमी नहीं चुनता है। फिर मेरे उस शागिर्द ने मेरी तरफ ध्यान न देते हुए इस अपराधी को सबक सिखाने की सोची। तुम लोग हो कौन? किस गिरोह से हो? अभी यहाँ साफ बात करो, या पहले पिटाई करूं फिर पूछताछ करूं? बच्चे ने पहचान लिया कि वो चूहा म्योंग है, एक बहुत ही शातिर हंटर। हालांकि वो जानना चाहता था कि उन्होंने गाड़ी का पीछा कब से शुरू किया था। बूढ़ा धीरे से बोला, आसपास कोई और हंटर नहीं लग रहा है, लगता है बस यही एक है। शागिर्द ने फौरन मुकाबले की मुद्रा बना ली। तुम बकबक करने वाले अपराधी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जैसे ही बूढ़े ने कहा कि ये अकेला है, अगले ही पल उसने भेड़िया बदलो स्किल इस्तेमाल कर लिया। उसका पूरा शरीर
सफेद भेड़िया में बदल गया। मेरे शागिर्द के चेहरे के हाव भाव अकड़ गए। ये तो पराया शरीर जागरूक है। फिर उसने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए कहा, तुम बेकार हो, मेरे सामने इतना अकड़ रहे हो, मैं तुम्हें वापस पीट पीट कर इंसान बना दूंगा। और उस शागिर्द ने जो स्किल इस्तेमाल किया उसका नाम था असुर मुकुट तांडव। ये शरीर के अंदर की ऊर्जा घुमाकर चारों तरफ अदृश्य कवच बना देता है। फिर दोनों ने आमने सामने आकर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। उस समय भेड़िया आदमी के मन में भी सनसनी दौड़ी। ये तो बहुत तेज हमला करने वाला स्किल है, अगर अकेला लड़े तो बहुत मुश्किल होगी। मेरे शागिर्द के मन में भी सनसनी दौड़ी। इतनी बार मारने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं हुआ, चाहे कितने भी मुक्के मारे, ये भेड़िया आदमी गिरता ही नहीं। भेड़िया आदमी जोर से हंसा, तेरे मुक्के तो मुझे गुदगुदी कर रहे हैं। बूढ़े ने सोचा कि अब और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब मदद आ जाए। उसने पीछे खड़े छोटू से कहा कि जाकर उसे खत्म कर दें। अगले ही पल छोटू ने धीरे से अपनी ताकत जुटाई। अब मैं पत्थर के सांप से इसे बांध देता हूँ। ये देखकर मेरा शागिर्द घबरा गया। फिर उसने अपने शरीर को सांप के मुंह से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अगर यहाँ फंस गया तो मुसीबत हो जाएगी, लेकिन ये सांप के मुंह ऐसे लगे थे जैसे ट्रैकिंग लगा हो। जैसे ही वो मुड़ा, सांप ने उसे जकड़ लिया। तब उसे समझ में आया कि ये तो पीछा करने वाला स्किल है। इसके बाद भेड़िया आदमी ने उसे खत्म करने की कोशिश की। व्हाइट स्टोन गिल्ड तो बस नाम का ही है, नाम ही बदलकर बेकार गिल्ड रख लो। मेरे शागिर्द को भेड़िए ने पूरा मुक्का लगाया और उसका शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया। वो बहुत नाराज था। तुम लोग बहुत बदमाश हो, 3 लोग मिलकर एक पर वार कर रहे हो और फिर भी ऐसे डींगे मार रहे हो। ये सुनकर भेड़िया आदमी ने उसके कई लात मारे। तू बहुत बकवास करता है, ताकत नहीं है तो मान ले, चुपचाप मदद का इंतजार कर। लेकिन पीछे वाले बूढ़े ने उसे सीधे मार डालने को कहा, नहीं तो बाद में परेशानी होगी। ये सुनकर भेड़िया आदमी ने अपने पंजे दिखाते हुए कहा, हमारे बॉस ने कहा है तुझे कुछ कहना है तो कह दे। हालांकि मैं सुनना नहीं चाहता। मेरे शागिर्द का दिल डर से धक धक करने लगा। क्या मुझे इसी सुनसान जंगल में मरना पड़ेगा? बड़े भाई का उपकार तो मैं चुका नहीं पाया, लेकिन उसके हमला करने से ठीक पहले एक मिट्टी का कवच जमीन से अचानक निकल कर आया, जिससे वो नुकीला हथियार पीछे वाले छोटू को लग गया। तब मेरी आवाज सबके कानों में पड़ी, तू दुश्मन के सामने हार मान रहा था, क्या छोटा ड्रैगन ने तुझे यही सिखाया है? मेरा शागिर्द हैरानी से पूछने लगा, तुम अभी भी जीवित हो? इसी बीच मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ये छोटी चीज खोलने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी। मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि कौन सा लाइव है और कौन सा रिकॉर्डिंग है। सामने वाला भेड़िया आदमी हैरान था। उसने तो उसका दिमाग कुचल दिया था, वो फिर कैसे जीवित बाहर आ गया? तब मेरे शागिर्द ने मुझसे जोर से कहा, तुम्हारी ताकत से उनका सामना नहीं होगा, तुम जल्दी से यहाँ से भागो और मदद का इंतजार करो। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उन पर इल्जाम लगाने लगा। पहले सरकारी रखवाले पर हमला किया, फिर खुद अपराधी को बेड़ी से मुक्त कराया, अपराधी को ले जाने वाली गाड़ी को तबाह किया, बेकार हंटर को मारने की कोशिश की और मेरे पवित्र कॉफी वाले वक्त में बाधा डाली। इसलिए अब तुम सबके मरने के ही कारण हैं। अभी अभी मैंने तीनों लोगों के लिए फैसला सुना दिया था और अपने शागिर्द से कहा कि वो पीछे खड़े होकर मेरा लड़ने का तरीका सीखे। मैंने वही शुरुआती मुद्रा बनाई जो वो पहले बना रहा था। सामने वाला भेड़िया आदमी जोर से हंसा, तू सच में बहुत पागल है, बेवकूफी की हद पार कर दी है। जैसे ही वो मेरी तरफ दौड़ा, मैंने उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा और उसका शरीर दूर जा गिरा। और मैंने बिल्कुल उसी तरह का स्किल इस्तेमाल किया, सिर्फ इतना फर्क था कि मेरा लेवल भी प्रश्नवाचक चिन्ह था। मेरा शागिर्द हैरानी से बोला, वो तो छोटे ड्रैगन उस्ताद का स्किल है, तुमने ये कैसे सीखा? और मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस भेड़िए को थोड़ा और खून बहाना पड़ेगा, तभी इसका सही ढंग से पकवान बन पाएगा। ठीक उसी पल एक बिजली मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरा रास्ता रोक दिया। मैं बोल उठा, बूढ़े ने तो बिल्कुल सही वक्त पर हमला किया। बूढ़े के मन में बहुत तूफान मच रहा था। उसने तो मेरी हरकत का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन मैं इस हमले से बच निकला। क्या सच में इसकी रफ्तार बिजली से भी तेज है? छोटू ने मेरे दिमाग में पूछा कि ये क्या स्किल है। उसने ऐसा स्किल पहले कभी नहीं देखा। क्या ये खाया जा सकता है? लेकिन मैंने उसे सोचने से मना कर दिया। ये कुछ एक बार इस्तेमाल होने वाली परत जैसी चीज है, जो बनाने वाले के निशान लगे जादू में ऊर्जा भरकर चलाई जाती है। ये बहुत महंगी होती है, गरीब हंटर इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। उस समय मेरा शागिर्द अभी भी इसी चक्कर में था कि मैं उसके उस्ताद का स्किल कैसे जानता हूँ। उसे क्या पता कि उसके उस्ताद का स्किल भी मैंने ही सिखाया था। जैसे ही मेरे शागिर्द ने हाथ उठाया, उसे बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण महसूस हुआ। बूढ़े ने कोई दूसरा स्किल इस्तेमाल कर दिया था। तुम जवान हो, थोड़ा हिलना डुलना मत, वरना तुम्हारी अंतड़ियां फट जाएंगी। मजबूरन मेरा शागिर्द दबा हुआ पड़ा रहा, हिल नहीं पा रहा था। मैंने जोर से हंसते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या मुझे धमका रहे हो? तब बूढ़े ने कहा, ये सौदा है, वो रास्ते से हट जाएंगे तो सब सलामत रहेंगे। उसने कहा कि मैं बस यहाँ से चला जाऊं, इस काम में तुम्हारी भागीदारी तो संयोग से हुई है ना। उसकी बात सुनकर मेरे कान पक गए। तू क्या बक रहा है? मैं इस तरह का काम करने को तैयार हूँ। इसका मतलब मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा हूँ और पीछे वाला आदमी अगली बार में ही मर जाएगा। जान बहुत कमजोर होती है। मेरी बात सुनकर बूढ़ा तुरंत समझ गया, तो तुम लोग एक साथ नहीं हो। फिर मैंने जो कहा उसने बूढ़े को झकझोर कर रख दिया। तुम लोग पेशेवर हंटर हत्यारे हो और सही में तुम्हारा कोई बड़ा संगठन होगा। तुम लोगों के पास न सिर्फ कई जादुई हथियार हैं, बल्कि तुम जागरूक स्किल में भी माहिर हो और पहले से जेल से सांठगांठ भी है। ये सब देखते हुए मैं सही कह रहा हूँ। तुम लोग किस संगठन के हो? बूढ़ा ये सोचकर दंग रह गया कि मैं इतना चालाक हूँ, लेकिन तू ये सब
हाँप चुका है, फिर भी अकेला ही आ गया। जवान आदमी, तू आखिर चाहता क्या है? हालांकि मेरा चेहरा उतर गया था। क्या मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम किस संगठन के हो? क्या मैं तुम्हारे लिए अस्पताल से सुनने की मशीन मंगवा दूं? बूढ़ा बोला, मैं हिलूंगा नहीं। अगर तू एक कदम बढ़ा तो पीछे वाले आदमी को खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके बोलते ही मैंने अपनी उंगली हल्की से खिसकाई। उसके उपकरण पर नीली रोशनी चमक गई और उसके स्टाफ की पूरी ऊर्जा मेरे अंदर समा गई और मेरी ऊर्जा 40% के आसपास बहाल हो गई। लगता है अच्छी कसरत से कुछ असर तो होता है। मैंने बूढ़े से कहा कि बहस मत कर, तू इस उम्र में हर पल बहुमूल्य होता है। बूढ़ा अपने पैर से उस भेड़िया आदमी को लगातार उठने के लिए दबा रहा था और मुंह से कुछ बातें कहकर मुझे टाल रहा था। लगता है तू केवल एक बात ही जानता है, ये ठेका मेरी अपनी ऊर्जा से बंधा है। अगर संगठन के बारे में कुछ भी बताया तो मैं सीधे सजा का पात्र बन जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जमीन पर पड़ा भेड़िया आदमी भी होश में आ गया। मैंने कहा, क्या तुम सिर्फ इस छोटी सी बात से डरकर बोलने से डर रहे हो? अगले ही पल मैंने एक नया स्किल चालू कर दिया। तुम पूरी तरह चिंता मत करो, जब तुम 3-4 बार मर जाओगे तो अपने आप इसकी आदत हो जाएगी। बूढ़े के मन में भी घबराहट थी। ऐसा लग रहा था कि सामने वाला कोई बड़ा हमला करने वाला है। हालांकि अच्छा हुआ कि भेड़िया आदमी की ताकत कुछ थी और उसमें जान की परवाह भी कम थी। वो मरते दम तक मुझे चूर चूर कर देगा। जैसे ही वो मेरे सामने पहुंचा, मैंने उल्टा मुक्का मारा, अगर तुझ में मरने की इतनी ही हिम्मत है तो आजमा के देख ले। उसी समय मेरा शागिर्द भी उठकर खड़ा हो गया। वो बड़बड़ाया, अब तो बराबरी हो गई, और फिर वो उस भेड़िया आदमी के सामने आकर रुक गया। अब मैं अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। लेकिन तभी मैंने दरार जैसे 2 शब्द बोले, फिर मेरे शरीर के चारों ओर छोटे छोटे बवंडर जादुई घेरे से निकलते रहे। भेड़िया आदमी का शरीर इस बवंडर में उड़ गया, साथ ही वो बूढ़ा भी। अब वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे और मैंने जो स्किल इस्तेमाल किया उसका नाम था SS लेवल का 1000 धार वाला झाड़ू, हवा वाला बचाव जादू, जो ऊर्जा से हवा को तेज घुमाकर दुश्मन को नुकसान पहुंचाता है। मैंने बूढ़े का गला जकड़ते हुए पूछा, ये एहसास कैसा लगा? ये बिल्कुल मौत जैसा एहसास है। बूढ़े के चेहरे पर दर्द के भाव थे, लेकिन मुझे उस पर कोई दया नहीं आई। तू कुछ और बार मरेगा तो शायद मेरे सवाल का जवाब दे पाएगा। बूढ़े का पूरा शरीर कांप रहा था। तू आखिर है कौन? तू बिल्कुल साधारण हंटर नहीं है। ये हालात देखकर मेरे शागिर्द का भी रोंगटे खड़े हो गए थे। ये पागल इसे कितनी बार मारेगा? हर बार दुश्मन के दम तोड़ने से ठीक पहले मैं उसे तुरंत ठीक कर देता और फिर यही हरकत दोहराता। जल्द ही मेरा धैर्य खत्म हो गया। ये मेरा तीसरी बार सवाल है, तुम लोग किस संगठन के हो? बूढ़ा और भेड़िया आदमी मेरी मार से बेहाल हो चुके थे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, बंद कर दे। हम हार गए बूढ़ा। फिर उन्होंने बेस्टिया नाम बताया। ये नाम सुनते ही मैं जोर से हंसा। तब क्यों नहीं बताया? पहले बता देते तो अच्छा था। बूढ़े के मन में बहुत तूफान आया था। मैं पहले आधा अधूरा यकीन कर रहा था, लेकिन अब इसकी ताकतें देखकर अचानक याद आया कि ये आदमी कौन है। वो तीनों बड़ों में से एक, जो बहुत पहले गायब हो गया था, जिसका नाम था पागल कुत्ता।